अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया। जी आया नू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। गुड मॉर्निंग जनाब, नया दिन मुबारक, नई सुबह मुबारक। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा दुआएं हैं कि जल्द अज जल्द वो इस मुश्किल से निकलें। अच्छा जी, मुश्किल में हमने देखा कि कल हमारी पाकिस्तानी टीम भी थी। अब फैसल के एक्सप्रेशन देख के आपको समझ आ गई कितना मायूस हुए, लेकिन खैर कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्रीलंका जिन्होंने मेहनत की, और फैसल उनकी मेहनत हमें नजर भी आई, लेकिन हमें अपनी कुछ नजर नहीं एग्जैक्टली क्योंकि हमने मेहनत की नहीं ना, ऐसा लग रहा था। फील्डर्स ने कैचेस गिराए, मेहनत करके एक बंदा कैच पकड़ रहा है और दूसरा आगे चिप्पी डाल देता है। इतनी मेहनत से वो उड़ के आया कैच उसका ड्रॉप कराने के लिए, पूरा प्लान करके। इससे ज्यादा आपको क्या मेहनत चाहिए? अच्छा जी, बल्लेबाज नाकाम होते हुए हमें नजर आए, फील्डर्स ने कैचेस ड्रॉप किए। एशिया कप श्रीलंका के नाम हो गया। फाइनल में 23 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी उन्होंने अपनी बाहों में ली, और बनती भी थी क्योंकि उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका जो खेलने का तरीका था, उनका अंदाज वो बता रहा था कि पूरी प्लानिंग के साथ आज वो मैदान में आए हैं। सो आज हम प्रोग्राम में आगे चल के इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा खातून जज को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत आज होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। और सिंध में सैलाब की तवक्कारियां जारी है, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी ही है। मिटियारी के कई देहात पानी की लपेट में है। वादी मेहरान के मुतासरा इलाकों में पाक फौज और पाक बहरिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। किस तरह मुतासरीन की मदद में पाक फौज पेश है, डिफरेंट इदारे किस तरह से आगे आ रहे हैं, किस तरह से अपना इनपुट दे रहे हैं, आज हम इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। कराची जराइम का गढ़ बनने लगा है। रवा साल डकैतियों के दौरान कितने अफराद की जान ले ली गई और कितने अफराद से लूट मार की गई, प्रोग्राम में आज उसमें खुल के बात करेंगे। दीगर इशूज़ जिन पे हम डिस्कशन करेंगे आज प्रोग्राम में वो तो होंगे, लेकिन सबसे पहले जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है एशिया कप, जो कि पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर करोड़ों, लाखों, हज़ारों, सैकड़ों, बहुत सारे फैंस का जो है वो दिल तोड़ा है, उन्हें मायूस किया है। बल्लेबाज नाकाम हुए हैं, फील्डर्स ने कैच गिराए हैं, और पाकिस्तान एशिया कप के हाथों से निकला और पाकिस्तान ये फाइनल हारा। श्रीलंका ने 23 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की है। अगेन वही बात कि खेल खेलने से पता चल जाता है कि सामने वाले की स्ट्रेटेजी क्या है, कितनी प्लानिंग के साथ और कितनी हिम्मत के साथ वो आ रहा है। मुझे याद है फैसल जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था ना, तो हम सोशल मीडिया में बड़े स्टेटस लग रहे थे कि हो ये हो गया, ऐसे आउट कर दिया, वैसे आउट कर दिया। सही कह रहे थे, कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान इज अ स्मॉल वर्ड। 58 पे आप आधी टीम बाहर कर दें और तकरीबन आपका एक नहीं 1.5 हाथ उस कप पे आ जाए, और फिर आहिस्ता 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 वो कप आपसे स्लिप होता रहे, फिर और वो स्लिप कराने वाले भी कौन थे? राजा पक से। कमाल उन्होंने इनिंग्स के लिए, यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट। 45 गेंदों पे 71 रन्स बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हसरंगा, जिनको हम खेल ही नहीं रहे थे, कल सही से मैन ऑफ द टूर्नामेंट इनको दिया गया। जी, तो आपने देखा कि किस तरह ये कल का तमाम तर मामला हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि कप्तान बाबर जो है फेल होते रहे। सिर्फ बाबर नहीं, फ़खर जमान, खुशदिल शाह, ये तीनों खिलाड़ी जो है वो इस मार्के में उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है, नज़र डालते हैं। जबकि रावलपिंडी एक्सप्रेस अशरेफ अख्तर ये कह रहे हैं कि बाबर ने पूरे टूर्नामेंट में रन्स नहीं बनाए। जब तक आप फॉर्म में नहीं होंगे तो आपकी क्लास किसी काम नहीं आएगी। श्रीलंका ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जबकि पाकिस्तानी टीम तमाम शोबों में पूरी तरह नाकाम हुई। बाबर रन्स नहीं करेगा तो पूरा टूर्नामेंट में से रन नहीं किए। क्लास 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 छोड़ो भाई, जब तक फॉर्म है, फॉर्म में क्लास रहती है। जब तक आप फॉर्म में है तो क्लास आपकी नज़र आती रहती है। पहली बॉल से मारना जा रहा है, चला रहा है बल्ले। दूसरा, फ़खर जमान, यार तेरी फॉर्म चली गई है, तू इधर चला गया, गुमा हुआ है, फॉर्म गुम हुई ना, तू क्यों गुम गया है, कोई पता नहीं उसका क्या है। देन अगेन इफ्तिखार, रन बॉल खेलना है तो रन बॉल ही खेलते रहेंगे। सो आई थिंक it's over and all very bad performance by the bowlers, by the batters, and really hats off to Sri Lankans. You thoroughly deserve this win, and you're the best team. You are the best team in the tournament, and you are going to be the best country in the world. दिल टूटे हैं शायकीन के। एक पाकिस्तानी खातून स्टेडियम के बाहर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बरस पड़ी, समा से बात करते हुए कहा कि अगर हार नहीं है कुछ मेहनत करके हार लो, और अगर ऐसा ही खेलना था तो होटल में रहते, ग्राउंड में आने की क्या जरूरत है। किस तरह से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, आपको दिखाते हैं। हमने कोई कारकर्दगी की है आज, किया क्या ये बता दो मुझे। ना कैच पकड़ा, ना बैटिंग हमारी 0, फील्डिंग हमारी 0 -0।
बस हम अपना दिल्ली पकड़ के मिनट पिछो पानी और कुछ आखिरी दम तक मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभाना का इन्नी कुंतो मैंने ज़ालिमीन ही पढ़ रही है। अल्लाह मछली के पेट से इन्हें निकाल दे, हमें क्या पता हो। इन्होंने देखे कोई हारता बंदा कुछ करके हारो, कुछ करके हारते तो कोई गम की बात नहीं है। वो खेला तो सही, स्पोर्ट्स है तो खेला तो सही ना, क्या आगे बिस्तर तो फिर खेल तो बिस्तर पे ही लेटे रहते, होल्डर में रहते, जाने की जरूरत क्या थी। गर्मी में हम मरे सड़े, इतनी हमने टिकट खर्ची, हमें क्या मिला, हमने क्या अम्यूजमेंट मिली, वखरा दिल दा अटैक। डाई हार्ट फैन आंटी लग रही थी। इन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की है और जो कोई नहीं कह सकता ना वो आंटी ने कह दिया। लेकिन साबिक कप्तान शोएब मलिक की हम बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि आखिर हम कब दोस्तों पसंद और नापसंद से बाहर आएंगे। अल्लाह हमें हमेशा जो है सच्चे लोगों का साथ देने की तौफीक दे। अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। ट्वीट उन्होंने की है, वैसे बात फैसल की तो उन्होंने सही है। इस पे कर लेते हैं ना बात, लुक हू इज टॉकिंग। खैर इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं और इसके अलावा स्टूडियो में आदिल अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब दोनों का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब से शुरू करते हैं। भट्टी साहब यार मतलब एक अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सेमीफाइनल था उसमें हमारी कैचेस छोड़े, देन फिर हम एशिया कप के फाइनल में आए, हमने फिर कैचेस छोड़े। आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो आपके हाथ से ऐसी तरीके से चीज़ें स्लिप करेंगी। देखिए फैसल, हमारे पास भी अब अल्फाज नहीं है इस शिकस्त को डिस्क्राइब करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कैचेस भी कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, लेकिन मैंने रात को ये सकलैन मुश्ताक से सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि बाहर बैठ के बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप अंदर हों तो आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होता है। असल मसला देखें, हमारे यहाँ आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, मतलब अगर 4 छक्के मार देना कोई क्राइटेरिया है तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें पाकिस्तान टीम के लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर नहीं है। हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं ऊपर से आता हूँ मोहम्मद रिजवान से, चले बल्कि बाबर आजम से आ जाए। बाबर आजम की इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे तकरीबन को 1150 दिन। बाबर आजम ज़ाहिर इंसान है, कभी आपका बुरा वक्त भी आता है, तो क्रिकेट टीम गेम में बाबर आजम को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे कर दें। बाकी हमारे जो 10 प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थी। मोहम्मद रिजवान नो डाउट 55 रन बनाए, लेकिन दुनिया में मैं सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। आपने कहा बाबर नहीं कर रहे सर, इस बार बाबर को साइड नहीं करेंगे आप, क्योंकि 1 मैचेस 2 मैचेस 3 मैचेस, इट्स बीन 6 मैचेस नाउ। और आप अगर डिसमिसल देखें तो वो उसमें अगर 1-2 इनको गेंदें अच्छी पड़ी हैं, बाकी सारी नज़र आ रहा है। बिश्नोई ने जो गेंद की हार्ड हैंड्स, कल जिस तरह उसने कहा हार्ड हैंड्स, तो क्लास जो है, क्लास जब तक आपकी रहेगी ठीक है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस अगर नहीं हो करेंगे आप तो फिर क्लास का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा फैसल, क्रिकेट में कहते हैं कि फॉर्म जो है वो टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। बाबर आजम की क्लास तो है, ठीक है, उन पे बुरा पैच आया हुआ है थोड़ा सा। अगर इन 6 मैचेस को निकाल दें तो पास्ट में उनकी कोई 1.5 साल में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था मोहम्मद रिजवान की, मोहम्मद रिजवान टॉप ऑर्डर से 50 रन करते हैं, लेकिन वो अपने लिए 50 रन कर रहे हैं, टीम के लिए नहीं कर रहे। अगर आप उनका कंपैरिजन करें राजा पाक्से से, तो आप देखें कि उनके जो 71 रन हैं बॉलिंग रिजवान से बहुत कम है। तो ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया को देख लें, वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वो ब्रांड दुनिया में आगे जाने वाला ब्रांड नहीं है। हर मैच में अगर आप रन बॉल करेंगे तो इस तरह की क्रिकेट हमें अब आगे नहीं ले जा सकती। हम पैचेस में जीत रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमारे पास हैं, लेकिन एज ए टीम हम यूनाइटेड जरूर है। अब कल का मैच देख रहे हैं ना कि पहले 9 ओवर्स तक तो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, लेकिन 9 ओवर्स के बाद अचानक जब श्रीलंका ने हमला किया तो 11 ओवर श्रीलंका की बैटिंग के देख लें, और फिर पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर बैटिंग की है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को कहीं भी मैच में वापस आने नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मैं शोएब मलिक की इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि पसंद नापसंद जो है
वो पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किलात में डाल रही है। पसंद नापसंद उस वक्त भी थी जब शोएब मलिक भी कप्तान थे, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये चीजें जो है ना, अगर शान मसूद वाकई अच्छे हैं तो शान मसूद को लेकर आए, सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान को ड्रॉप कर दे, रिजवान पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन रिजवान इंसान है। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि कल जब रिजवान ग्राउंड आए और बस से उतर, तो एक पाँव जो था वो जमीन लगा नहीं पा रहे थे, जाहिर फुली फिट नहीं है। इसके और अगेन भट्टी साहब वही बात है ना कि आपका फॉर्म में होना बड़ा जरूरी है, और ये फिर पसंद ना पसंद शायद हमें कहीं ना कहीं इस तरह डबो देती है। अदिल आपकी तरफ आती हूँ, हमने देखा खुशदिल शाह, आसिफ, फखर फ्लॉप है, आपका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आपका इस तरह से होगा, फिर मतलब लाइक आपके पास क्या बचा है जिसको आप डिफेंड करते नजर आएंगे हमें? अच्छा देखिए, पहले तो भट्टी साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी पड़ेगी ना, वो ये देखनी है दैट वी लॉस्ट इन द फाइनल। ठीक है, हमने इसमें इंडिया को शिकस्त दी, हमने इसमें अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी, हम सुपर 4 में एक अच्छा खेले हम, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस, मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आए। नसीम शाह, हु वुड हैव थॉट 2 छक्के मार देगा। सिमिलरली इंडिया के खिलाफ मैच में नवाज़, आप देखिए क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल के चला गया। कल के मैच में अनफॉर्चुनेटली ये कोई वाकया नहीं हुआ जिसकी वजह से हम मैच हार गए, लेट्स बी ऑनेस्ट। और उसकी वजह क्या है? हमने शायद अपने आप को स्लेव बना लिया है इन सर्कमस्टांसेस का। हम देखिए अब क्या हो रहा था, कल भी मैं जब ये मैच देख रहा था तो मुझे पास मैसेजेस, पता नहीं लोग मुझे कोई क्रिकेट एक्सपर्ट समझते हैं, आप जैसे लोग ज़्यादा अफजाई करते हैं, लोग कह रहे हैं यार ये इफ्तिखार और ये क्या कर रहे हैं, ये रिजवान क्या। मैंने कहा देखो मुझे जो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है वो ये आ रही है, दे आर टेकिंग द मैच डीप। हसरंगा को प्ले आउट करके दे आर टेकिंग द मैच डीप। और अंदाजा हमें ये हुआ है कि यार हम आखिरी 3 ओवर में 30-35 रन बना लेते हैं। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी कुछ मैचेस में चल भी गई है। कल के मैच में दिस स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क बिकॉज वो हसरंगा के 1 ओवर में आपके 3 खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए, उसके बाद आपके पास कुछ बचा नहीं। एक जो बहुत आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है, और भट्टी साहब इस बात से अग्री करेंगे, आई थिंक सही टाइम पे पाकिस्तान को एक वेकअप कॉल मिल गई है कि वेदर इट्स अस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, परहैप्स क्रिकेट फैंस, क्रिकेट टीम इटसेल्फ, हम उतने जीते नहीं हैं जितने हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम उतने चैंपियन नहीं हैं। एक और जो बहुत अच्छा काम हुआ ना इस टूर्नामेंट में, वो ये हुआ कि वो जो एक मिथ हम क्रिएट करते हैं कि यह बड़े मैच का प्लेयर है, ये झूठ है, ये एक शैम है। ये प्लेयर हर मैच में चलता है, बड़ा मैच हो छोटा मैच। यार इंडिया से बड़ा मैच क्या होगा पाकिस्तान का, लाइक फाइनल तो लोग भूल जाएंगे। अभी लोगों को ये याद, अब वो जो लाला ने 2 छक्के अश्विन को मार दिए थे, हमें कितनों को उस टूर्नामेंट का फाइनल याद है, लेकिन हमें वो मैच याद है उसको, हमें ये भी नहीं पता वो टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता था या हारा था, उसमें हुआ क्या था। सो हम इंडिया का मैच ये याद रखेंगे, हम ये फाइनल शायद हो सकता है भूल जाएं, लेकिन फखर जमान उसके साथ ज्यादती बंद करें, उसके करियर को आपने उसको खिला के तब बिग मैच प्लेयर है, बिग मैच। अबे भाई कौन सा बिग मैच का इंतजार कर रहे हो? सिमिलरली हसन अली क्या हुआ था, बड़ा चीता यार, हार्ड वर्किंग बंदा है, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा, आपने ड्रॉप किया। अभी भी सिचुएशन ये आई कि जी आपको खिलाना पड़ा, तो आपने हसन अली को एक मैच, और वो एक मैच में आके भी एक्सपोज हो गया। तो ये 2 बड़े अच्छे काम हो गए, टीम को एक वेकअप कॉल मिल गई, और ये बिग मैच वाला आर्ग्यूमेंट होपफुली। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इस पर टेक्निकली भी बात करूँ अदिल, पहले आपसे, और सर भट्टी साहब इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। अदिल, ये जब हम देखते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर, हम दिस इज कॉल्ड मिडिल ऑर्डर, लेकिन आई डोंट कॉल इट अ मिडिल ऑर्डर, इट्स अ पिंच हिटर्स ऑर्डर। ठीक है, वो आए, मारे, चले जाएं, हो गया, डन, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल। इशू ये है कि सकलैन मुश्ताक टीम के साथ हैं, और सकलैन मुश्ताक टीम के साथ होते हुए आसिफ अली स्पिन नहीं खेल पा रहे, इफ्तिखार स्पिन नहीं खेल पा रहे, खुशदिल शाह स्पिन नहीं खेल पा रहे, बाबर आजम भी स्पिन पे फंस रहे हैं, इवन फॉर दैट सेक रिजवान भी स्पिन पे फंस रहे। वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर जो रहा है अपने ज़माने में, दूसरा का इन्वेंटर, उसके साथ रहते हुए आप स्पिन नहीं खेल पा रहे। ये बड़ी देखें, स्पिन की जहाँ तक आपने बात की, अभी जब बाबर जैसा बड़ा प्लेयर जो है, बल्कि फैसल मुझे आज वो बात याद आ रही है, अगर आपको याद हो, हमने शायद शो के शुरू में या पिछले हफ्ते जब हम आए थे, हमने ये बात की थी कि बाबर की जो बैटिंग ग्रेटनेस है उसकी वजह से उसकी कप्तानी की बहुत सारी पर्दा पड़ रहा है। जैसे ही बाबर परफॉर्म नहीं करेगा, आप देखिएगा कि उसकी कप्तानी की सारी गलतियां आपके सामने एक्सपोज होकर आ जाएंगी। देखिए, आपने ये इनके खेलने के हवाले से स्पिन की बात की, मैं तो कहता हूँ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कल क्या स्ट्रैटेजी लेकर गए? पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट वॉज मोहम्मद नवाज, आपने उसको, आप हैरान हो रहे हैं कि यार उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। चलो, या तो तुम अपने बेस्ट बॉलर्स को बॉल आउट करा के बिकॉज दैट वाज द लास्ट
रिकग्नाइज प्लेयर जो इनका खेलने आया था। उसके बाद तो अब वो चल गया तो वो चल गया, वो उसकी लक थी। आपको अपने फास्ट बॉलर जो थे वो करते। दूसरा यार नवाज को, अच्छा नवाज को एक ओवर हमने शायद 16वां या 17वां ओवर दिया था जिसमें उसने 3 रन दिए थे। आपने कहा नहीं जी आज तो मैं स्पिनर का कोटा इफ्तिखार से पूरा करवाऊंगा। यार इफ्तिखार उस लेवल, उसके 2 विकेटें हैं उसके पूरे अपने T20 इंटरनेशनल करियर में। तो ये सकलैन का स्पिन खिलवाना, देखिए ये तो अपनी बड़ी है, कोच का काम स्ट्रैटेजाइज करना है। अब वो मुझे नहीं पता उन्होंने भट्टी साहब को सकलैन ने ये बात क्यों बोली जी मैदान में जो हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है यार बताओ ना, इसका जवाब दो खुदा के लिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो उन्होंने 2 हवलदार खड़े किए हुए होते हैं कि यार ये सवाल पूछना ये नहीं पूछना, उनसे पूछें ये सवाल कि नवाज से क्यों नहीं कराई बोले। भट्टी साहब जरा करें ना कमेंट इसमें। देखें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अदील के। पाकिस्तान का जो मसला है ना कि ये जो मिडिल ऑर्डर में आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, ये आधा तीतर आधा बटेर, मैंने जो शुरू में बात की थी, ये नहीं चलेगा। हमें प्रॉपर ऑलराउंडर्स चाहिए। ये वो पोजीशन है जहां पर मैच फिनिश किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देख रहे ग्लेन मैक्सवेल, बहुत सारे उनकी मैचेस उन्होंने फिनिश किए हुए। रविंद्र जडेजा इंडिया की टीम में देख लें, हार्दिक पांड्या देख लें। हमें अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रही कि हमने किन 15-16 खिलाड़ियों के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप भी बहुत दूर है। अभी फ्राइडे को इंग्लैंड की टीम कराची पहुंच रही है, 20 तारीख को पहला मैच है, 7 होम वनडे मैचेस की सीरीज है। और मुझे जो इत्तलात आ रही है फैसल के कुछ प्लेयर्स जिनमें शायद रिजवान भी होंगे, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो रेस्ट देने जा रही है। तो भाई रेस्ट आप किसी वक्त भी दे सकते हैं, ये नहीं कि जब बंदा बिस्तर पे पहुंच जाएगा उस वक्त आराम देंगे। अगर रिजवान को यहाँ आराम की जरूरत थी तो आप उनको आराम दें। बिल्कुल अदील सही बात कर रहे हैं कि हमने चंद इनफरादी परफॉर्मेंसेस पर ये मैचेस जीते, लेकिन पैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ठीक है, अब हम दिल को बहला दें कि हमने इंडिया को हरा दिया, हमने अफगानिस्तान को हरा दिया। फाइनल खेलकर फाइनल न जीतना, मेरा ख्याल में देखिए एक यंग टीम ने पाकिस्तान को बिल्कुल आउट प्ले कर दिया। तो पाकिस्तान की टीम में बहुत सारी खामियां हैं जिनको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अदील के, आपने सकलैन मुश्ताक का नाम लिया, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि जो शॉट्स हैं वो तो या तो बाबर आजम खेलते हैं सिलेक्शन में, या शादाब खान या मोहम्मद रिजवान। सकलैन मुश्ताक कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में शामिल होंगे, लेकिन मेरे ख्याल डोमिनेटिंग फैक्टर जो है ये 3 लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया। लेकिन ठीक है, हार थी, गुजर गई, लोग दिल बर्दाश्ता हैं। अगला मैच जीतेंगे जब 20 तारीख को इंशाल्लाह कराची में, तो हर चीज ठीक हो जाएगी। फिर हम वाह वाह कर रहे होंगे टीवी पर, फिर बड़े बड़े पैकेजेस बन रहे होंगे और बड़े बड़े तराने चल रहे होंगे। लेकिन बहरहाल हमें लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करना होगी। भट्टी साहब माजरत कता कलामी की माजरत, जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है तो फिर इसमें पर्सनल आपका किसी को लाइक करना या डिसलाइक करना मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। आपको लगता है कि फेवरेटिज्म हो रहा है हमारी टीम में? 110% महक, बिल्कुल फेवरेटिज्म अगर ना होती तो शान मसूद टीम में होते, सरफराज अहमद कहीं ना कहीं हम रिजवान को देख के टीम में लेकर आते, और हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स इस वक्त सर्किट में मौजूद है। इवन इस वक्त देखें मिडिल ऑर्डर में जब हम इफ्तिखार को बार बार इतना ज्यादा चांस दे रहे हैं तो असद शफीक भी इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। एक नौजवान लड़का साहबजादा फरहान कल भी नेशनल T20 में उसने परफॉर्मेंस दी। या तो फिर हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को बंद कर दें। तो हमें क्राइटेरिया का हमने क्या रखा है कि हम किस तरह लड़कों को टीम में लेकर आएंगे। हम देखें, हमने मिकी आर्थर को वापस भेज दिया। मिकी आर्थर वो शख्स था जिसने श्रीलंका की इस टीम को बनाया। अब वो इंग्लैंड चले गए काउंटी में, इस टीम ने देखें अब पूरी दुनिया के लिए थ्रेट साबित हो रही है श्रीलंका की टीम। तो मेरे ख्याल में शायद सकलैन मुश्ताक अगर सुने तो नाराज हो जाए, लेकिन हमारे ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग उस वक्त तक रहेगी जब तक हम पाकिस्तानी कोचेज को आगे लेके चलेंगे। मोहम्मद यूसुफ का भी हमें नाम लेना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा बैटिंग ग्रेड जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, तो मोहम्मद यूसुफ पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। फिर हम 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए अभी मैथ्यू हेडन को लेकर आ रहे T20 वर्ल्ड कप में। मुझे ये बता दे रमीज राजा कि दुनिया में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि 4 हफ्ते में एक बंदा आएगा और पाकिस्तान टीम में
ऐसा स्पार्क डाल देगा ये इशू है भट्टी साहब, यही इशू है। आखिर में अदील शॉर्टली आप कमेंट कीजिएगा, डू यू सी सम चेंजेस? नहीं, चेंजेस वर्ल्ड कप के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए फ़खर तो नहीं जाना चाहिए, बहुत हो गया है मेरे ख्याल से। आई थिंक रेस्ट दे दें, एक रेस्ट दे दें, आप जो भी उसको ग्लोरीफाइड टाइटल देना चाहें दे दें। इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रिटी श्योर शान मसूद का भट्टी साहब ने नाम लिया, हैज़ टू मेक अ कम बैक। चीफ सेलेक्टर की पसंद के नंबर पे रन्स किए हैं उसने, नंबर 4 पे आके रन स्कोर कर रहा है वो मुसलसल, तो जगह तो उनकी बनती है टीम में। इसके अलावा यार हमारे डोमेस्टिक में एक दो और लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। साइम अयूब एक लड़का कराची का है, टॉप पे आके ज़बरदस्त हिटिंग कर रहा है। आई थिंक 10-12 छक्के और 26 बाउंड्रीज वो टूर्नामेंट में ऑलरेडी लगा चुका है। आई एम फॉलोइंग हिज परफॉर्मेंस। साहबजादा फरहान इज़ देयर। बॉलिंग का आपका एरिया कवर्ड है, देयर इज नॉट मच थिंग। बैटिंग में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अजहर और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आप आज पूरा दिन भी बात करते रहें, कल भी पूरा दिन बात करते रहें, तशनगी नहीं ख़त्म होगी। और हम दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से इंग्लैंड आए और हम इस हॉन्टेड ड्रीम से बाहर निकलें। बुरे टाइम में टीम का साथ देना चाहिए, बट जब इतना बुरा करते हैं तो दिल तो टूटता है। चले अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं सैलाब और सैलाब से होने वाली इस तमाम तर तबाही की। तो पहले तो सैलाब ने घर बार छीने, लोग जान बचाकर दीगर इलाकों में मुंतकिल हुए, तो बीमारियों ने अब घेर लिया है। सैलाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज में फैलने लगे हैं और ख़वातीन हो या बच्चे हो, गैस्ट्रो और हैज़े समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। अदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं इस तरह की बीमारियों की, तो यकीनन अब इनका हल भी अब हमें तलाश करना है। डॉक्टर सईद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सर पहले तो एक मुश्किल ये थी कि बारिशें थम नहीं रही और पानी बढ़ता चला जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों को उसने अपने घेरे में ले लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हम बाहर आ गए, लेकिन अब जो उसके बाद हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। सर आप भी उन एरियाज़ में मौजूद थे, मैं चाहूँगी पहले नाज़रीन को आप ये बताएं कि आपने वहाँ क्या सिचुएशन देखी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब के बाद हालात काफ़ी दिगरगू हैं और जगह जगह पे पानी अभी भी खड़ा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग अभी अपने घरों में मुंतकिल नहीं हुए। घर तो है ही नहीं, लेकिन ऐसी सूखी जगह जहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर सके, वहाँ तक हालात अभी तक नहीं पहुँचे। और पहले से लोग मुख्तलिफ मुतादिद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें जिस तरह आपने बताया कि पेट की बहुत सारी बीमारियाँ, गैस्ट्रो है, इस तरह डेंगू स्पेशली ज़रा कॉमन हो, क्योंकि मच्छर की बहुत बहुतात हैं, मलेरिया के केसेस काफ़ी सारे हैं। तो जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आम है। और दूसरे हमला ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ 6 लाख ख़वातीन हमला हैं, जिसमें से तकरीबन 70,000 इन नेक्स्ट 1 मंथ में उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे मामलात को फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे देखना चाहिए। और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको अगर फौरी तौर पे नहीं देखा गया तो ये खुदा न खास्ता अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर सकती है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये मसला है कि ये फैलते चली जाती हैं, एक से दूसरे में मुंतकिल होती चली जाती हैं और कई लोग जो है इससे मुतासिर हो जाते हैं। तो अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के वसाइल महदूद हैं, तो जो फलाही इदारे हैं मेडिकल केयर वहाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी हैं जो अभी तक उनको इस तरह मेडिकल हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तक जल्द से जल्द तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद थे, आपने चीज़ें देखी हैं। एक तो जिस वक्त पानी खड़ा हुआ लोगों को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब पानी जगहों अभी भी है बहुत, लेकिन जिन जिन जगहों से रिसीड भी कर रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर हम बात करें। ऐसे इलाकों से जब पानी उतरना शुरू होता है उस वक्त कौन सी बीमारियां जन्म लेना शुरू करती हैं और कितना टाइम लगता है कि जो पानी रिसीड करने की वजह से ये जो बीमारियां हो रही हैं वो फिर खुद ख़त्म हो जाए? इन्फेक्शियस डिजीज़ में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो तसलसल के साथ जारी रहती हैं, तो उनको ब्रेक लगाना ज़रूरी है। मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको दवाई दे के, एंटीबायोटिक दे के वो मरीज़ सही करना ज़रूरी है कि वो अद्वियात पहुँच जाए। इसी तरह जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जो हशरात या मच्छरों से फैलते हैं, तो मच्छरों का जो रोकना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मच्छरदानी का इस्तेमाल या मच्छर मार स्प्रे जो है बहुत ज़रूरी है।
और पानी की साफ फराहमी ज़रूरी है। वो जो पीने के लिए अगर वही पानी बार बार पियेंगे तो बीमारी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एक से दूसरे मुंतकिल होती चली जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो चीज़ है कि पीने के लिए साफ पानी का मुहैया होना प्रायोरिटी पे होना चाहिए। कि जितने भी पेट की बीमारी है उसमें अक्सरियत जो है वो पानी की वजह से होती है। इस तरह इवन कुछ हेपेटाइटिस भी ऐसे हैं जो खाने पीने से होते हैं। तो ये वाली बीमारियाँ उसको काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि साफ पानी को फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। फिर खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी वहाँ पे फराहम करना, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है लोगों का। तो इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पे खाना पीना जो है सही मुहैया हो, ताकि इन लोगों की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बेहतर हो। सर मुझे ये भी बताएं कि अब आप जैसे हम बात करें ना कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम देखे? जैसे कि अगर हम बात कर लें प्रेग्नेंट ख़वातीन की, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही बड़ा कम होता है और इस तरह की सिचुएशन में जब उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, साफ़ पानी नहीं मिल रहा, ऐसी बीमारियां जो कि फैल रही हैं वो उन्हें ज़्यादा हिट कर सकती है। तो क्या हुकूमत की तरफ से जो सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है हेल्थ का, उसकी जानिब से आपने कोई प्रॉपर इंतज़ाम देखा वहाँ पर? आई थिंक गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन काफ़ी जगहों पे हमें वो नज़र इतनी नहीं आ रही, क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। तो गवर्नमेंट के वसाइल पहले से महदूद है, वहाँ पे सहूलियात पहले से मालूम थे। तो इस सानिया के बाद काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इफ़ेक्ट हो गया, और जो हॉस्पिटल्स थे या डिस्पेंसरीज थी वो भी इफ़ेक्ट हो गई। तो इस वक्त मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मज़ीद इक़दाम करें, और जो हमारी सोसाइटी है जो ऑलरेडी कर रही है, जो खिदमत खल्क के इदारे हैं और जो NGO है, आप मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ के विजुअल्स दिखा के तो लोग काफ़ी सेंसिटाइज्ड है फील्ड में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ में सिंक्रोनाइज करना चाहिए। एक चीज़ आपने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा, और ये अक़वाम मुत्तहिदा तक भी ये कह रहा है कि जी ये जो नंबर ऑफ़ वुमेन जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं वो बहुत स्टैगरिंग है। हम इस वक्त की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम आगे 6 महीने 8 महीने की अगर अभी बात करें, ये ख़ातीन जिन हालात में, जिस न्यूट्रिशन पे इन बच्चों को जन्म देने जा रही हैं, ये सिर्फ अभी का मसला नहीं है, ये पैदा होने वाले बच्चों पे कितना अफेक्ट करने जा रहा है, उनकी जो मेल न्यूट्रिशन है, इस पर भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप कमेंट करें। इस वक्त एक और जो अलमिया है वो एक ट्रॉमा है कि जिस हालात में जो बंदा रह रहा है, जिसके घर बार नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और जो बच्चे जन्म लेंगे यकीनन जिस तरह के मखदूश हालात में, तो उन पे भी असरात होंगे। उनकी ग़िज़ाई जो कमी है वो पूरा करना ज़रूरी है। फिर जो पेरेंट्स है या जो माँ है, वो जो ट्रॉमा से गुजरेगी कि जो जहाँ पे डिलीवरी जिस हालात में होनी है, तो यकीनन इस पे बहुत लॉन्ग टर्म इसका इफ़ेक्ट होगा। और ज़रूरी है कि हम इसको जल्द से जल्द कोई फराहमी हेल्थ की मुमकिन बनाए कि इन हालात को जितना भी हो सके आसानी उनके लिए पैदा की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लास्ट में सिर्फ एक बता दें कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी आसानी और हमारी आसानी के लिए कि हम बहुत सारी खाने पीने की आइटम्स वहाँ भिजवा रहे, से पानी है, जूस है, बिस्किट्स है, जो मेडिसिन वहाँ पर भिजवाई जा रही हैं, क्या मेडिसिन होनी चाहिए या किस चीज़ की मेडिसिन वहाँ पर पहुँचाई जाए फर्स्ट स्टेप पे कि लोगों को कुछ तौर पर रेस्क्यू किया जा सके? फौरी तौर पे अभी वहाँ पे जो पेन किलर्स है वो वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ है। फिर एंटीबायोटिक्स हैं, काफ़ी लोगों को इन्फेक्शंस है, पेट की बीमारी है और एंटीबायोटिक्स ज़रूरी है। फिर जो है स्किन इन्फेक्शंस है, उसके लिए ऑइंटमेंट की ज़रूरत है। फिर हमला ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए जो ग़िज़ाई दूध है वहाँ पे वो लाजमी पहुँचाई जाए। ख़वातीन के जो ख़ास ज़रूरी अशिया है वहाँ उनकी फराहमी मुमकिन बनानी चाहिए, ताकि इस मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे हैं सारी सिचुएशन जो कि डॉक्टर साहब ने खुद विटनेस भी किया, वहाँ पर गई भी, लेकिन ये एक पहलू जिस पर हमने गुफ्तगू की है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोग अभी भी मदद के मुंतज़िर हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। मुश्किल वक्त आया तो पाक बहरिया ने सलाह मुतासरीन का भरपूर साथ निभाया। सिंध में कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान नेवी का ऑपरेशन मदद उन लोगों की जो कि इस वक्त सैलाब की मुश्किलात में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान नेवी ने किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, किस तरह से लोगों को पानी से निकाला है और कैंपों तक मुंतकिल किया है, मेडिकल कैंप के क्या हालात हैं। सैलाब के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त मैं सक्खर एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और इस सी किंग यानी समुंदर के बादशाह के साथ हम सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे सैलाब ज़दा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उनकी बहाली के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से राशन भी लिया जा रहा है कि जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अपनी ज़मीन और घर छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उनको भी राशन फराहम किया जा रहा है। इस वक्त मैं इंडस हाईवे पर मौजूद हूँ और यहाँ से ये देखें, ये खैरपुर नातन शाह ये शहर है जिसका रास्ता मुनक़ता हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा मेगा ऑपरेशन किया जा रहा है और पाकिस्तान नेवी की ये बोट्स हैं जिसके ज़रिए ऑपरेशन किया जा रहा है। जंगी हालात में ये बोट इस्तेमाल की जाती हैं, खुश्की और पानी दोनों में इनका इस्तेमाल होता है। इस वक्त हम किसी झील में नहीं घूम रहे बल्कि ये एक आबाद शहर खैरपुर नाथन शाह है जहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरा का पूरा शहर डूब गया है और कहा यही जा रहा है कि यहाँ पर पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रफ़ाकत खटक साहब। रफ़ाकत साहब, कितने दिनों से आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, ऑपरेशन तकरीबन महीना हो गया यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे पहले पानी इतना नहीं था, अभी पानी मज़ीद बढ़ गया है। पानी तकरीबन 15-18 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 18 फीट इस तरह बढ़ता जा रहा है। जब लोगों को लेने जा रहे हैं तो क्या आपको ऐसी सूरत हाल भी है कि अभी भी लोग अंदर से आने को तैयार नहीं है? हर बंदा अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहा। कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं केसेस जो कहते हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे, तो उनको वो भी किसी वजह से रुके होते हैं, तो कुछ लोग आ भी जाते हैं हमारे साथ। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको हम टाइमली सेफ जगह पे शिफ्ट कर लें बजाय के बाद उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। ये सूरत हाल है इस वक्त खैरपुर नातन शाह की। एक जगह पे हम पहुँचे हैं, यहाँ पे माल मवेशी, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, एक जो देही इलाकों की एक कच्ची सड़कें होती हैं, ये थोड़ा ऊंचा टीला है, यहाँ पे अपनी झुग्गियाँ लगाकर बैठे हुए हैं। आपसे बात करेंगे क्या हालात हैं, पानी बढ़ रहा है या पहले से कम है? पानी बढ़ रहा है, कम नहीं है और कोई नहीं आया, ना MP ना MA कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप यहाँ की वो क्यों नहीं छोड़ रहे, ये जगह छोड़ क्यों नहीं रहे आप? हमारा माल है, किधर जाएं? वो रास्ता भी नहीं है, किधर जाएं? तो आपका घर यहाँ था, इधर पीछे? ये कौन सा घर था आपका? ये भाई देखें, ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे इनका घर था। जो पॉपुलेशन इस वक्त डिस्प्लेस हुई है वो भी बहुत बड़ी इमेंस पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन अंदर अभी भी स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बड़ी है। ये हो नहीं सकता कि ये सारे लोगों को फिर लेके बाहर चले जाएं, फिर उनकी एक और इमरजेंसी है कि उनको कैसे फीड करेंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने दोनों चीज़ें की हैं। जिसके घर तबाह हो गए हैं, बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, उनको रेस्क्यू करके डिफरेंट कैंप्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने तमाम स्कूल्स को रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। एक टेंट सिटी अभी कल से हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसको इंशाल्लाह हम एक्सटेंड करेंगे 500 टेंट्स 1000 टेंट्स तक वो लेके जाएंगे। और ये जो एरियाज़ हैं जो कि निकलना नहीं चाहते हैं, अपने माल के साथ बैठे हैं, लाइफ स्टॉक के साथ बैठे हुए हैं, फिर इन एरियाज़ को रिलीफ इन्हीं बोट्स के थ्रू, होवरक्राफ्ट के थ्रू फिर यहाँ पर दिया जाएगा। DC दादू हमारे साथ मौजूद है, मुख्तसरन बता दें, हमें भी आगे जाना है। इस शहर क्या हुआ है, देर से कट लगा, क्या हुआ, मुख्तलिफ बातें आनी। देखिए मुख्तलिफ बातें। अली शाह साहब जी हाँ, देखिए कट लगा या क्या लगा, ब्रीचेस पड़े हैं चारों तरफ और उसकी वजह से बिल्कुल ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। अब देखें हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं वहाँ पहुँचें। नेवी की मदद से, आर्मी की मदद से आए हैं। अभी इन्होंने खुद ही बोला कि राशन टेंट मिल रहा है, बट जो है वो उसके ऊपर वो उसकी तादाद कम है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश है कि हर जगह पहुँचें और हर किसी को रिलीफ जो है वो मुहैया करें। लेफ्टिनेंट कमांडर उमर मौजूद है हमारे साथ। उमर साहब, ये जो आप हॉवर्स बोर्ड है ये अमूमन
समंदरों में चलती है, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पता नहीं है, नीचे साइन बोर्ड है, दरख्त है, काफ़ी किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आपका ऑपरेशन कैसा जा रहा है? तो बेसिकली जो हॉवरक्राफ्ट है ये सर क्रीक्स पे डिप्लॉय हैं और हम सर क्रीक से इधर आए हैं अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए। हमें बहुत सारे नेविगेशन चैनल्स का जो है सामना रहता है। इसमें बेसिकली जो हाई टेंशन वायर्स पाइलॉन्स होते हैं जिसको हमने थ्रू करके पास होना होता है, क्योंकि वाटर लेवल रेज होता रहता है तो हम हाई टेंशन वायर के करीब आते रहते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे नीचे बहुत एक गाँव दबा हुआ है जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि नीचे कोई साइन है या कोई नेविगेशन एग्जिट है। तो बेसिकली हॉवरक्राफ्ट इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि आप एक वाटर बॉडी और लैंड को क्रॉस करके दूसरी वाटर बॉडी पे जा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल बोट नहीं कर सकता। अभी कल ही रिसेंटली हमारे पास एक 2 प्रेग्नेंट लेडी का केस आया था जिनको हमने एवैक्यूएट करवाया है। तो इस तरह के हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आती रहती है और हम इमीडिएट बेसिस पर उनको जाके हेल्प करते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं सक्खर में पाकिस्तान नेवी और एनजीओ के ताउन से कायम एक टेंट सिटी में, और यहाँ पर टेंट सिटी में किस तरह से ज़िंदगी को बहाल करने की और ज़िंदगियाँ लौटाने की कोशिश की जा रही है, इसका अहवाल जानेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से कि इस जगह के ऊपर खैमा बस्ती एक बनाई जाए जिसमें फलाही इदारे हमारे साथ बहुत सारे ताउन कर रहे हैं, और इस खैमा बस्ती में वो लोग जो कि इस वक्त स्कूलों में हमने आबाद किए उनको शिफ्ट किया जाए यहाँ पर, ताकि स्कूल हमारे चलना शुरू हो जाए। और यहाँ पे इस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा खैमे लगा लिए और कोशिश मज़ीद जारी है कि इसको मज़ीद ज़्यादा किया जा सके। यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनका नाम भी इत्तेफाक से डॉक्टर खिदर है। तो डॉक्टर साहब फाइनली मुझे इतना बता दें कि किस किस्म की ज़्यादातर आप बीमारियाँ फेस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बीमारियाँ आ रही हैं वो गंदगी की वजह से आ रही हैं, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, लोगों के पैरों में ज़ख़म है, फॉलिकुलाइटिस है, हमारे पास स्केबीज़ है, फैलने वाली बीमारियाँ हैं, मीज़ल्स हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास यही आ रही है, मैलनरिशमेंट, गंदगी, सबकी वजह से ये सारी बीमारियाँ हमारे पास जो आ रही हैं। बिल्कुल जी, तो ये सूरत हाल है इस वक्त सक्खर में, और हम आपको टेंट सिटी से हमने अपडेट किया। पूरे दिन का हमने एक विज़िट किया किस तरह से पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, और इस रिपोर्ट में हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। कराची की बात करें, यहाँ डाकू दंदना रहे हैं। रवा साल डकैतियों की फायरिंग से 71 अफराद जाँबाक हो चुके हैं। 2022 के 8 महीनों में 34,000 से ज़ायद अफराद अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके हैं। गाड़ी चोरी और छीनने के वाक़यात में भी 10% इजाफा हुआ है। अहमद रहमान खान की पहले आपको रिपोर्ट दिखा दें। रिपोर्ट आपने देखी। स्टूडियो में हमारे साथ अहमद रहमान खान भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर आईजीपी, और इसके अलावा अगर कहा जाए तो कराची सिंध की सिचुएशन पे बहुत गहरी नज़र शुएब सेडल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले अहमद, ये जो सिचुएशन सारी बनी हुई है, हमने हफ्ता पहले भी बात की, दोबारा भी बात की, मसला ये नहीं है कि छीनने और चोरी के वाक़यात, मसला अब ये है दीदा दलेरी के वाक़यात। गली गोनो खुदरों से लेकर बिजी स्ट्रीट्स, वहाँ पे लोग गोली चलाने से जो है दरेग नहीं कर रहे हैं। क्या वजह इस दलेरी की समझते हैं? अच्छा देखिए, इसमें फैसल एक तो ये कि पहले हम देखते थे कि बड़ी सुनसान गलियों में वारदातें हुआ करती थी, रात के औकात में किसी को लूट लिया करते थे लोग। लेकिन अब इतनी देदा दिलेरी है कि माड़ीपुर रोड पे हम ये देखते हैं कि पंप पर मुसल्ला होकर मुलजिमान आते हैं, बाकायदा गार्ड से असला भी छीनते हैं और उस बड़े वेपन से पूरी वारदात मुकम्मल करते हैं और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इसी तरह बैंक के बाहर से, बिल्कुल ढाबे पे भी बिल्कुल बैंक के बाहर से शहरियों से पैसे लूट लिए जाते हैं। एक तो ये बात है जो हम पुलिस अफसरान से इस पर बात करते हैं कि वो कहते हैं जी ये मनशियात के आदी अफराद हैं। अच्छा। जो अपने नशे की लत पूरी करने के लिए इस तरह वारदातें कर रहे हैं, और इसी वजह से अब वो गोलियां चलाने से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि वो नशे की हालत में होते हैं तो वो गोली चला देते हैं। लेकिन क्या मंशियात कराची में बनती है? नहीं, ये बाहर से आ रही है, ये स्मगल होकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो इदारे क्या कर रहे हैं? मतलब वो उनको इन चीज़ों को भी तो रोकना हमारे इदारों की जिम्मेदारी है ना। मतलब एक चौकी तो नहीं बनी हुई, कोस्ट गार्ड भी है, कस्टम भी है, फिर रेंजर्स भी है, फिर पुलिस भी है। तो ये इन सारे इदारों को मिलकर काम करना होगा, ताकि अगर कराची से मंशियात का खात्मा होगा तो इसके ही पैरेलल स्ट्रीट क्राइम में भी वाज़ेह कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर चलनी होगी। फिर इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपके यहाँ नहीं है,
कोई कैमरों की सहूलत ही मैसर नहीं है, तो जिसका जहां दिल चाहता है वो वारदात करता है और उसके बाद फरार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जी 2300 तो कैमरे लगे हैं शहर में, अगर उसमें फुटेज बन भी गई तो वो ऐसी होगी कि उसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो इसी वजह से पुलिस अफसरान भी आजकल दुकान वालों को या किसी बड़ी जो आउटलेट्स हैं उनको ये बोल रहे हैं कि कम से कम कैमरास जो हैं वो अच्छे लगाएं, ताकि कम से कम मुल्जिमान अगर कोई वारदात हो जाए तो उनकी शक्लें तो वाजे हो सकें। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है हमारे शहर में कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ही नहीं हो सका। अच्छा अहमद, वैसे अगर चेहरे वाजे हो भी जाए ना, तब भी हमारी जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली दिखाती है उनको गिरफ्तार करने में। इस पर भी हम बात करते हैं। कराची के किस तरह से अपने गमो गुस्से का इजहार किया है, किस तरह से कराची वाले खौफ में मुब्तला हैं, आपको जरा दिखाते हैं। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ शहरियों ने किया है अनोखा एहतजाज। मुंह पर टेप बांधकर कर रहे हैं शहरी एहतजाज। जानते हैं उनके इस एहतजाज की वजह और उसका हल क्या है। जैसे आपको इल्म है कि पिछले 11 दिन में 13 कत्ल हुए हैं कराची में, नौजवान लोग जो स्नैचिंग में मारे गए हैं, और मैं इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा होश के नाखून लें, शहरी कानून अपने हाथ में ना लेने कहीं, जिस तरह इक़दाम का ये कत्ल हो रहे हैं। पुलिस ने हमें यकीन दहानी कराई है, SSP साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जो है वो स्नैप चेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो हम तेज़ी लाएंगे और नफरी को भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ताकि इलाके में बेहतरी आए। पहले इसकी आबादी को कंट्रोल नहीं किया गया और अब जराइम को अनकंट्रोल छोड़ दिया गया है, तो ये इसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। कराची जो रोशनियों का शहर है, समय कातिल है, कराची के शहरी यकजा हैं और तमाम लोगों में बहुत बड़ा सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। ये कोई भी लावा पक कर बाहर आ सकता है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने खौफजदा शहरियों को मजबूर कर दिया है एहतजाज पर। उनका कहना है कि अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा और शहर के हर चौक चौराहों पर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं अब वो एहतजाज कर रहे हैं और खामोश एहतजाज है, मुंह पे टेप लगा लिया है, शायद इसी वजह से कि इतने अरसे से चिल्ला रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं अब साबिक IG शुएब सटल साहब। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। ना सिर्फ ये कि आपके पास बड़ी अहम पोस्ट रही हैं, बल्कि यू हैव बीन इनटू दिस थिंग, पुलिस रिफॉर्म्स में आप हमेशा बात करते रहे हैं। सर क्या इशू है सिंध का, कराची का, क्यों यहाँ पे नहीं रुकते जराइम? देखें, सिंध के शहर कराची जो है ये एक तो बड़ा शहर है, हमारे इकनॉमिक हब है। इसकी पॉपुलेशन जो है आपको पता ही है कि अबव 20 मिलियन है। तो कुछ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात को नहीं होती। तो लेकिन अबव ऑल जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी अपनी पुलिस फोर्स में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो बाकी पार्ट्स हैं, जिनमें प्रोसिक्यूशन सर्विस है, जुडिशरी है, उसके बाद फिर प्रिजन्स हैं, फिर वापसी इनटू द सोसाइटी है, तो ये हमारा सारा जो निज़ाम है वो बहुत ही आउटडेटेड है। और इसको जब तक हम रिफॉर्म नहीं करते, जब तक हम इसको मॉडर्नाइज नहीं करते, तो हमें ये उम्मीद रखना कि जी ये कोई मौजज़ा हो जाएगा और कराची खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कराची में पास्ट में बहुत एफर्ट्स हुई हैं। इसका जो जब एक्सट्रीम सिचुएशन बिगड़ती थी तो उस वक़्त स्पेशल मेजर्स कुछ लिए जाते थे और वक्ती तौर पे एक पैलिएटिव के तौर पे कुछ बेहतरी आ जाती थी। लेकिन जब तक हम इसको एक वे में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कराची सिर्फ कराची के लिए नहीं या सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए
इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कराची में जो कुछ होता है उसका इफ़ेक्ट पूरे मुल्क पे आता है। सही। तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत है। अब ये जो है स्ट्रीट क्राइम है या हीनियस क्राइम है या वायलेंट क्राइम है, ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कराची का इकोसिस्टम जो है वो जब थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो उसमें फिर उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्राइम सिचुएशन पे आता है। सही। अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कि कराची जैसा कोई शहर दुनिया में नहीं है बगैर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव से जो सेफ सिस्टम है उसके बगैर नहीं चल सकता। तो अब कराची में अभी तक कोई 3-4 महीने पहले की बात है जब अखबारों में ये आया था कि जी 22 बिलियन से हम कोई 10,000 कैमरे कराची में लगाना चाहते हैं जी। अब ज़रा इस बात को मैं क्लैरिफाई थोड़ा करूं कि लंदन में इस वक्त हर 10 अफराद जो हैं उन पे एक सीसीटीवी कैमरा है। सही। शेख साहब कता कलामी की माजरत, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हम लंदन क्यों जा रहे हैं? हम लाहौर देख लें ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आप तो रहे हैं इनके दरमियान में, आपने क्या देखा कि वो क्या रुकावट है, वो क्या हर्डल्स हैं जो कि कैमरास का निज़ाम लाने को रोकती है? वो क्या चीज़ है, वो किसकी आशीर्वाद हासिल है जो कराची के निज़ाम को बेहतर करने से रोकती है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो कि रिफॉर्म्स लाने से, कराची के शहरियों को अच्छा मुस्तकबिल देने से एक रुकावट बनती चली जा रही है। वो क्या चीज़ है आपकी नज़र में? ये देखें, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म जो है ना वो है फैक्टर। और ये पॉलिटिक्स आज की नहीं है, ये 47 की है। आप हैरान होंगे कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने के दूसरे-तीसरे दिन बाद ये कराची में ऐलान किया था कि जी कराची में बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बनेगी, कराची में लेबर आएगी क्योंकि फैक्ट्रीज़ लगेंगी। तो कराची का जो उस वक़्त का निज़ाम था उन्होंने उसके बारे में कहा कि वो निज़ाम आउटडेटेड है, इसलिए मैं यहाँ बम्बे वाला निज़ाम जो है वो लाना चाहूँगा। अब बम्बे वाला निज़ाम वही था जो लंदन वाला था। तो चुनाचे इसके लिए 48 में एक नया लॉ जो है वो पास किया सिंध असेंबली ने, और वो लॉ बाद में चला गया कायदे आज़म के दस्तों के लिए। लेकिन चूँकि उस वक़्त तक ये खबर कुछ लोगों को पता चल गई हुई थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उस पे एक बेहुदा सा ऑब्जेक्शन लगा के उस असेंबली से पास शुदा लॉ पे ये कहा गया कि जी इसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, और ये कह के उसको वापस कर दिया गया। और ये शायद दुनिया में वाहिद लॉ हो जो असेंबली से पास शुदा है और आज तक उस पे अमल नहीं हुआ, इसलिए कि गवर्नर जनरल के दस्तखत ना हो सके। उसके बाद 25-30 कमीशंस और कमेटीज़ इस मुल्क की पुलिस को ठीक करने के लिए बन चुकी हैं। उसमें यूनाइटेड नेशंस का कमीशन है, उसमें जापानीज़ का कमीशन है, उसमें कि जो पुलिस है, जितनी उनकी तादाद है कराची में, क्या वो दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे हैं? या जो अफसरान हैं, चलें उन्हीं की बात कर लेते हैं, अफसरान और एहलकार क्या दुरुस्त अंदाज में काम कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है कि क्वांटिटेटिव इनएडिक्वेसीज क्या हैं, और दूसरी है कि क्वालिटेटिव पोजीशन क्या है। जो यूएन स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक
हर 450 अफराद पे एक पुलिस वाला होना चाहिए। अच्छा, हम इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, नंबर 1। ये तो है क्वांटिटी की बात। अब जब क्वालिटी पे आएंगे तो हमारे 30% 40% लोग तो किन ड्यूटीज पे लगे हुए हैं जो नॉन पुलिस ड्यूटीज हैं, जो वीवीआईपी की या वीआईपी की ड्यूटीज हैं, जो जिनके लिए कि कोई अलग निज़ाम होना चाहिए, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पुलिस में उनको काउंट ही नहीं करना चाहिए। और पुलिस को अपना जो मेन काम है इसका प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये है इसकी जो 2 ड्यूटीज हैं। अगर आप इनके लिए इनको तैयार करेंगे और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस पे बेस्ड रखेंगे कि जी इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कराची में था 95 में, तो उस वक्त तो आपको सबको याद होगा कि एक गदर की कैफियत थी। बिल्कुल। इसके बावजूद उस वक्त जो कार स्नैचिंग थी वो लोएस्ट थी और जो डिटेक्शन रेट था वो हाईएस्ट था। तो इसमें अब क्या चीज़ें हैं? एक तो ऑब्वियसली ये चीज़ है कि आपने फोर्स को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है। उनको ये हर वक्त होना चाहिए कि भाई हमें, अगर हमने गलत किया तो हम पनिश होंगे। अच्छा। और अगर हमने सही किया तो हम अप्रिशिएट हो गए। राइट। अच्छा शुएब साहब, अब अगर उस वक्त का, इफ यू अलाउ मी टू जस्ट डिग इन वन क्वेश्चन, 2 चीज़ें होती हैं जब हम कराची पुलिस की बात करते हैं। पहली चीज़, हमारे पास नफरी नहीं है, उसका आपने बिल्कुल जवाब दिया कि जो नफरी है वो आपने वीआईपीज़ पे लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको हटा के भी जितनी नफरी है वो भी शायद उतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, एक चीज़। दूसरी चीज़ कहा जाता है जी कि जी हमारे पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं हैं। ये भी समझ से बाहर है कि अगर हिफाजत के लिए बजट और फंड्स नहीं तो फिर किस चीज़ के लिए। एंड द थर्ड थिंग जो कि थोड़ी सी पॉलिटिसाइज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका भी आप हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। कहा यह जाता है कि जी मकामी और गैर मकामी का एक झगड़ा है जी कराची में। मुख्तलिफ सियासी जमातें ये कहती हैं कि अगर कराची से ही कोई होगा फ्रॉम द रैंक्स, फ्रॉम द नॉन कमीशन रैंक टू द कमीशन रैंक, तो वो ज़्यादा यहाँ की गलियाँ मोहल्ले समझ पाएगा, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएगा। अगर कोई कहीं और से आएगा तो शायद वो इतना दिल से भी काम नहीं कर पाएगा और वो यहाँ की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसको भी नहीं समझ पाएगा। डू यू एग्री टू दैट? देखें, इसके दोनों तरफ आर्गुमेंट्स हैं, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। आइडियली तो ये मैं समझता हूँ कि अगर हमें अच्छे अफसर्स अवेलेबल हों तो, और अगर वो लोकल भी हैं तो इट इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया में मिक्स ही चलता है। बेसिकली तो जो आपने सामने रखना है पैरामीटर सिलेक्शन के वक्त, वो ये है कि अफसर की वर्थ क्या है। अगर आप उसको लोकल और नॉन लोकल पे, ज़्यादा लोकल मैटर करता है जो थाने लेवल पे लोग हैं, उनको बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन से आना चाहिए, उनको वो अच्छी तरह से समझते हों और उनको साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमैन किस्म का इंटरेक्शन हो। लेकिन हमारा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, जब हम लोकल की बात और नॉन लोकल की करते हैं जी, वो है कि जो पुलिसिंग है वो किस हद तक इंडिपेंडेंट है। सही है। अगर आप पुलिस जो है उसको लगा दें कि ये फलानी पार्टी के नीचे काम करेगी, या उसका लोकल होने का मतलब यह है कि एक पार्टी के खिलाफ चलती रहेगी जी जी, और एक के हक में चलती रहेगी, तो वो तो एक मर्सनरीज का रोल है। बिल्कुल, पुलिस का रोल नहीं है वो। पुलिस का रोल है टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन एंड टू एक्ट इवन अगेंस्ट द पार्टी इन पावर। सही। You know, policing is on behalf of the entire society, not on behalf of any minister
or any chief minister or prime minister or whatever. जी. तो जब तक हम ये बेसिक चेंजेस जो हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चेंजेस हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस नहीं करते और उन पे खुद अमल नहीं करते। अभी देखें, आप भर्ती के वक्त भी आप सिफारिशें लेते हैं या पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप उनकी ट्रेनिंग भी सही नहीं होने देते। फिर जब उनके वो डिसिप्लिन करने का वक्त आता है, फिर आप इंटरवीन कर लेते हैं। तो ये कोई हमने तो तमाशा बना दिया हुआ है ना। इंटेलिजेंस, इसको प्रोफेशनल पुलिस नहीं कह सकते हम। इंटेलिजेंस शेयरिंग का सर अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, निज़ाम हो तो कितनी सहूलत हो सकती है मुजरिम को पकड़ने में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कराची में जुर्म होता है, फिर वो यहाँ से पंजाब चला जाता है या किसी और सूबे चला जाता है, वहाँ जुर्म होता है तो वो यहाँ आ जाता है करके जुर्म, और इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है तमाम सूबों के दरमियान, जिससे बहुत मसाइल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये एक मसला है या नहीं? नहीं, ये सीरियस मसला है, नो डाउट। लेकिन देखें, हम टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो तब है ना। अब मैं वो आप कैमरों की बात कर रहे थे, तो लेट मी पुट यू इन पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने कहा था कि जी लंदन में हर 10 अफराद पे एक सीसीटीवी कैमरा है। चाइना का एक शहर है ताइवान, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कैमरों की वहाँ है, और वहाँ 8 अफराद पे एक कैमरा है। ठीक है। अब कराची पे आ जाएं। कराची अगर दिन के वक्त से 20 मिलियन का शहर होता है, और इसमें अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं कि जी हमने 10,000 कैमरा लगाना है, तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 बंदे पे जब आप 10,000 लगा भी लेंगे, अभी लगाते लगाते आपको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, वो अलग बात है। और फिर उनकी क्वालिटी क्या होगी और उसमें कितना पैसा इधर उधर साइफन हो जाएगा, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। लेकिन अगर आप लगा भी लें तो 20,000 पे एक कैमरा आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो कुछ इस वक्त पोजीशन है उससे स्लाइटली बेहतर होगी। लाहौर की बात हुई, लाहौर में यस सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है, लेकिन वो भी एडिक्वेट नहीं है। वहाँ भी आप देखें तो अक्सर खबरें आती हैं कि जी 1/3 1/4 कैमरे आउट ऑफ ऑर्डर हैं। किस लिए आउट ऑफ ऑर्डर हैं? कि उनके लिए बजट नहीं है। तो जब तक हमें देखें, ये जितनी है ना टेक्नोलॉजी पुलिस रिलेटेड, इसका अलग से इंतज़ाम करना है। या ये इंतज़ाम करेगा नेशनल पुलिस ब्यूरो, या इसको हमें डालना पड़ेगा जो हमारा एक होता था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके खाते में। सही है। अदरवाइज ये जो है कि जी आज इस फर्म को दे दें, कल उसको दे दें। और दूसरा, मैं बहुत ज़रूरी बात इस पे ये करना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ सारे के सारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता होता ये है कि चंद एक कैमरे गवर्नमेंट लगा देती है, चाहे वो पुलिस लगाए या चाहे कोई और लगाए। ठीक है। उसके बाद उस पॉपुलेशन में जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितनी शॉप्स हैं, आपने सिर्फ उनको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने होते हैं। और आपने एक लॉ पास करना है कि ये जिस बिजनेस कंसर्न की इनकम है या इससे ज़्यादा है, उसको इस स्टैंडर्ड का कैमरा जो है वो लगाना है। और उस कैमरे को पुलिस का जो कंट्रोल रूम है उसके साथ कनेक्ट जो है पुलिस कर देगी। सही। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव ये जो फिगर है कि जी 10 लोगों के लिए एक कैमरा होगा या 20 लोगों के लिए एक होगा। अभी तो हम 20,000 की बात करेंगे, वो भी जब हमारे 10,000 लग जाएंगे तो जी। और वो लगना इतना आसान नहीं है उसमें, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि
बहुत सर जो आप बात करें ना कैमरास की, अगेन वही बात है कि अगर होना चाहिए, ये अगर वगर की कहानी में ना बेचारे हमारे अवाम पिस जाते हैं, और स्पेशली कराची के अवाम तो बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन ये जो रेशो है बढ़ती चली जा रही है। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अहमद आपका भी बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और अगेन वही बात कि जब हम कराची की बात करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि अगर अब रिफॉर्म्स का वक्त नहीं है फैसल, तो फिर कब है? तो कब है, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आज से करना शुरू करेंगे तो 10-12 साल लगेंगे। एग्जैक्टली जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को आज 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए हैं, सिर्फ एक बयान जमा करा दिया। जज ने इमरान खान का बयान रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को आज 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, सिर्फ एक बयान जमा करा दिया। जज ने इमरान खान का बयान रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जिस पर जो है जज उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। बताया गया कि सिर्फ एक बयान जमा कराया है। जज ने इमरान खान का बयान रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पुलिस ने तफ्तीश करना भी है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही कर ले। तो ये एक अहम मामला जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान को 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी है। और इसी केस से रिलेटेड जो इसके गिर्द पॉलिटिकल सिचुएशन भी घूम रही है, इस पर हम तजिया लेंगे। अंबर रहीम शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? फाइन शाइन। अच्छा अंबर, ये एक तो ये चीज़ जो चली आ रही है, इमरान खान पेश हो रहे हैं और दहशतगर्दी के मुकदमे में, और ये सारी चीज़ें क्या आप पॉलिटिकल रिपरकशंस देख रही हैं? बिकॉज जो सिचुएशन बनी हुई है वो तो उसके बिल्कुल बरक्स जलसे भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं, एक जानिब सैलाब भी आया हुआ है। तो ये सारा एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग जिस पे समझ नहीं आ रहा है कि ये ख़त्म कहाँ होगा। जी, ये अक्सर आपने जो सवाल किया ना, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग अपनी शायद कुछ मालूमात की बुनियाद पर या कुछ पेशगोई करते हैं या कुछ तज्जिया करते हैं, लेकिन कहना मुश्किल है। इसलिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अहम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल में एक अहम माइलस्टोन जो संग मील आ रहा है वो नवंबर का आना है, यानी कि जब आर्मी चीफ की तकर्री होगी। उसके बाद जो तस्वीर है वो ज़्यादा वाज़े भी हो जाएगी, ये भी बता दूँ। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ मुकदमात है उसमें आप देखें कि किस तरह से वो जो तोशा खाना वाला है उसमें तो वो JIT के सामने, मेरे ख्याल में तोशा खाना थे जो JIT के सामने पेश भी नहीं हुए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है उसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं क्योंकि ख़ुद भी पेश हो रहे हैं इमरान खान साहब। आप देखें कि वो किस तरह से इन मामलात को अहमियत किस तरह से दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ अगर आप हुकूक की बात करें तो आपको रिलीफ जो है, और ये वकला बिरादरी और हर तरफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे सबको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू ही करते हैं। तो उनको ज़रूरत भी है, ताल्लुकात भी रहे हैं और कुछ केसेस में उनको रिलीफ भी मिला है। तो इमरान खान साहब के लिए जो ज़्यादा बड़ा केस है, जो शायद ज़्यादा अहम मसला है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, तौहीन अदालत वाला है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि 22 को फ़र्द जुर्म भी उन पर आयद होगा। उसके अलावा जो केसेस है जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी का केस है, जिसमें तोशा खाना का केस है, वो इमरान खान साहब उनको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। ये मामलात आगे कहाँ जाएंगे? देखिए, सैलाब के मामलात जो चलते रहेंगे। इस वक्त भी आप देखें कि इमदाद आ भी रही है, अब भी सूरत हाल बहुत गंभीर है, ख़ास तौर पर सिंध में जहाँ दादू में कोई 70 से ज़ायद जो गाँव हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, क्योंकि मुख्तलिफ
कटौतियाँ जो बंद हैं काटने पड़े थे, और लोग अभी भी नकल मकानी भी कर रहे हैं, उनको ठिकाना नहीं मिल रहा, उनको इमदाद भी ठीक तरह से नहीं मिल रही, और उनकी रेस्क्यू की भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी चल रही हैं। तो इन हालात में आप देखें कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सियासी उनकी काविशें हैं, टेलीथॉन उन्होंने किया। मैं ये भी बताती चलूँ कि अफसोसनाक बात है कि उनके टेलीथॉन की कुछ लाइव कवरेज काटी भी गई थी, और ये होना नहीं चाहिए जमहूरियत में। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद तो होती है और जायज़ तनकीद होती है कि एक तरफ सैलाब ज़दगान है, दूसरी तरफ आपकी सियासत है, तो अगर वो थोड़ी बहुत कोशिश करे तो दिखा दे, उस पर कोई हर्ज नहीं है, ये डरना नहीं चाहिए। लेकिन खैर बात यह है कि जब तक नवंबर नहीं होगा, जब तक तकर्री नहीं होगी, ये जो पसे पर्दा बातचीत भी चलती रहती है कि इंतखाबात कब होंगे, ये मामला सेटल नहीं होने। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है, वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ तवज्जो इन सियासी मामलात की वजह से कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल अमर, और शायद फिर क्रिटिसाइज भी इसीलिए ज़्यादा हो रहा है ना कि आप देखें कि आपको इन लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन आप सियासत में मसरूफ़ हैं, आप जलसों में मसरूफ़ हैं। और फिर पंजाब जो कि हमेशा हॉट फेवरेट रहा है, उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब खुद ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कि जी जो अपोजिशन है वो इस वक्त गिराने में मसरूफ़ है पंजाब गवर्नमेंट को। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि वो बरमला कह रहे हैं कि हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे और कहा जा रहा है कि PTI छोड़ दें, आप हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर लें, और साथ फिर वो इंडिया भी दे रहे हैं कि जो PTI छोड़ेगा नाहली उसका इंतज़ार करेगी। तो फ़ोन कॉल्स आना और राब्तों वाला जो सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बारे में इफ्तिखार दुरानी कह रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा वाकई है? इमरान खान साहब इससे पहले भी इस पर इशारा दे चुके हैं, उनका यही कहना था, मिस्टर X और Y और हैंडलर्स का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन देखिए बात तो यही है कि पंजाब में जो सियासत है, अफसोसनाक बात यह है कि पहले अगर कुछ कंस्टिट्यूंसीज होती थी, और जनूबी पंजाब की कंस्टिट्यूंसीज ऐसी होती थी जहां आपको नज़र आता था कि हवा का रुख या ताकतवर हलकों का रुख किस तरफ है, तो वो उस तरफ ही चले जाते थे। तो 2018 के इंतखाबात से कबल भी फ़ोन कॉल्स आ रही थी। 2018 में जब इंतखाबात हो चुके और कुछ आज़ाद उम्मीदवार ने फैसला करना था कि किस सियासी जमात के साथ वो चले जाएंगे, तो फिर उनको जेट प्लेन्स में या प्लेनों में भर भर के लेकर जाया गया। तो ये सिलसिला इसलिए भी अफसोसनाक है क्योंकि आप ये देखें पंजाब में कितनी सच्चाई है, इशारे तो मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है इस वक्त। मैं खुद ज़ाती तौर पे मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ इशारे तो मिल रहे हैं कि शायद पंजाब में अब भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और ये जो सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद सूरत हाल रही है, सेटल नहीं हो पा रही। और शायद ये जो अगले इंतखाबात से कबल जो कुछ सेटलमेंट होनी है, जो बातचीत चल रही है, उसका ज़ाहिर है मरकज़ जो है वो पंजाब ही रहेगा, क्योंकि पंजाब इज़ योर रूट टू पावर। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हम क्योंकि सैलाब ज़दगान की बात करें, पंजाब सबसे कम मुतासरा सूबा भी है। और आप ये देखें कि जो भी सियासत इस वक्त चल रही है और जो पंजाब हुकूमत का किरदार भी है, अभी कई गाड़ियाँ उन्होंने अपनी हासिल की हैं। आपने देखो कि ये खबर भी चली थी कि किस तरह से उन्होंने गाड़ियाँ भी ख़रीदी हैं। ये नज़र आता है कि जो इस वक्त एक्टिव सियासत चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि पंजाब सबसे कम मुतासरा इलाका है। सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे कौन से हैं? बलूचिस्तान और सिंध है, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं। तो ये वो वाले हल्के नहीं हैं जिससे इमरान खान साहब शायद खुद बराह रास्त मुतासर हो सके, और ये वो वाले हल्के शायद नहीं है जिसकी वजह से ये जो पंजाब की पावर पॉलिटिक्स है वो मुतासर हो सके। तो इसीलिए वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव जो सियासत नज़र आ रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी नज़र आता है, ज़ाहिर है KP में भी एक विकेट गिरी है खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक सूबाई वज़ीर है, उन्होंने ANP ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो चेस बोर्ड है, जो सियासी चेस बोर्ड है, इस वक्त तो ज़ाहिर है एक्टिव है, इसके बावजूद के हालात जी सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली। और अंबर ने ये बिल्कुल ठीक इसकी निशानदेही की कि क्योंकि पंजाब इज़ द रूट टू द पावर और वहाँ पे इतनी सैलाब की तबाहकारियाँ नहीं आई हैं अदर दैन द सदर्न पंजाब एंड ऑल। अंबर अब सिचुएशन जैसे कि आपने कहा यस पंजाब इज़ द डोरवे, पंजाब इज़ द रूट टू द पावर कॉरिडोर्स, लेकिन उस रूट को सीमेंट करने के लिए आपको दीगर सूबों का सहारा भी चाहिए ना। अब फर्ज करें जी, अब इलेक्शंस की करीबी होती है और उसमें खान साहब जाते हैं, आते हैं कराची। मैं उनके डाई हार्ट फैंस की बात नहीं कर रहा, उनको प्लीज़ एक साइड रख लें, वो तो कल्ट फिगर को रखते ही हैं। लेकिन
वो आएंगे जब कराची या फिर वो सिंध आएंगे और जब वो कहेंगे कि जी आई एम योर सेवियर और मैं आया हूँ दोबारा, तो उनको यहाँ कराची वाले और हैदराबाद वाले और लाड़काना वाले बोलेंगे कि जिस वक्त हम पे उफ्ताद आन पड़ी थी, डिड अ टेलीथॉन, दैट्स इट। आप उस वक्त जलसे भी कर रहे थे। आप यहाँ, आपको पता है ना अंबर, यहाँ 3 से 4 हो चुके हैं मेरे ख्याल से जलसे जो मनसूख किए हैं पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने। आपको नहीं लगता कि ये फॉल आउट हो सकता है उन पर? देखिए इस वक्त सिंध की बहुत मेरे ख्याल में कि एक फ्लक्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ये भी नज़र आ रहा है कि सैलाब की वजह से और शायद जो मुतासरीन हैं उन पर जो गुजर रही है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग बहुत खुश हैं। आपको वो गुस्सा उसका इजहार नज़र आता है सैलाब ज़दगान में मुतासरा अफराद में। और दूसरी तरफ जो हमेशा लगता है कि एक मुतबादल एक फोर्स हो सकती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में तो उनका वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बाई इलेक्शन में भी हमने नज़र आया था। लेकिन दूसरी तरफ आपको सिंध में उनके इनरोड्स कम नज़र आ रहे हैं, और ये जो इमेज आ रहा है, जो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। अभी आप देखें कि जो इमरान खान साहब ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी किया, एक जो था वो खेमे के नीचे मेज़ लगी हुई थी, कैमरे थे, वो खिलाए जा रहे थे, वो भी एक मेरे ख्याल में इमेज या तासुर दुरुस्त नहीं जा रहा। दूसरी तरफ उन्होंने जो दूसरा उनका दौरा था वहाँ भी एक छोटा मोटा दौरा किया था। टेलीथॉन उनको ये लगता है कि शायद क्योंकि उनके पैसा इकट्ठा करने का एक तजर्बा है शौकत खानम की वजह से, और एक ऑनेस्टी, यानी कि आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है वो बार बार हुकूमती एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहा है करप्शन की बुनियाद पे कि पैसे वहाँ नहीं जाने चाहिए और ख़ुद पैसे जमा करें। द पॉइंट राइट इज़ एब्सोल्युटली, आपने जो बिल्कुल सही निशानदेही की। इस वक्त जो हमें इत्तेहाद भी नज़र आना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स नज़र आना चाहिए, और ये जो हमें नज़र आना चाहिए कि सिर्फ दौरों के लिए नहीं, वो ना आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और भी कम नज़र आ रहा है, क्योंकि वो साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो वो भी ज़ाहिर है दिखावे के लिए दौरे तो करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जाते हैं, मुलाकातें करते हैं और ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो चैलेंज उनके सामने है, उनके सामने एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करना। अब आप देखें सिंध में ही जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल अंबर, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, एक तो वक्त की कमी है, दूसरा जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं आज़म शहबाज शरीफ की, एटलीस्ट वो दोगलापन नहीं वज़ीर आज़म साहब शो कर पा रहे जो हम खान साहब के दौरों में देखते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया कहते हैं ना कि सच बड़ी जल्दी दिखा देता है। कभी कभी पीटीआई भी सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करती है, तो वो जो तस्वीरें और वो पिक्चर्स और वो जो वीडियोस आती है ना उनके दौरों के हवाले से और वो सेटिंग के हवाले से, वो पीटीआई के सपोर्टर्स को बड़ा उन्होंने ना दुख पहुंचाया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है, अच्छा जी, वक्त हुआ आपसे खुदा हाफिज़ कहने का, तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।